Okay, hello everyone. Welcome back to our online classes. लास्ट क्लास तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की जो फार्मूला है फार्मूला और उसकी यूनिट को डिराइव करने के लिए करना हमने सीखा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हमने देखा था कि न्यूटन पर कूलॉम में या फिर वोल्ट पर मीटर में मेज़र करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम आज से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम उसका कैसे करते हैं। और अगर सपोज करिए कि किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर एक से ज़्यादा चार्ज हैं, नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं, तो उस केस में उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फील होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, तो इनको हम स्टडी करते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, तो सपोज़ करिए अभी अगर सिंगल चार्ज होता हमारे पास में, सिंगल चार्ज होता तो उस तरीके से उस हिसाब से हमारे पास में ये अगर हमने मान लो ये क्यू नॉट जो है इसको हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पे कंसीडर किया होता और कोई चार्ज क्यू होता जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है आर डिस्टेंस पर प्लेस्ड होता, तो उस केस में इसके ऊपर एक फोर्स लगता जो कि ये F12 वेक्टर के अलॉन्ग डायरेक्शन में दिखा रहा है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होता। लेकिन सपोज करो अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे, तो ये मान लीजिए हमने यहाँ पे एक से ज़्यादा चार्जेस दिखा दिए, यहाँ पर ये रहा हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, और इसका ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है इसके चारों ओर Q1 Q2 Q3 Qn जो चार्जेज हैं वो प्रेजेंट हैं। अब n चार्जेस प्रेजेंट हैं तो इनकी जो हर एक चार्ज की Q नॉट से डिस्टेंस जो है वो मान लिया हमने कितनी है, R1 R2 R3 R4 इस टाइप से Rn तक है। n चार्जेज हैं तो हमने मान लिया कि Rn तक की जो इनकी डिस्टेंस है। अब ये जो डॉटेड लाइन है या जो एरो वाले साइन है ये क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इस क्यू नॉट के ऊपर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन क्या है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, जैसे सपोज करिए ये Q1 है, ये Q1 चार्ज क्यू नॉट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसी डायरेक्शन में E1 जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लग रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ये का मतलब हो गया चार्ज Q1 की वजह से जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा वो हो गया E1 वेक्टर। चार्ज Q2 की वजह से लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो जाएगा ये E2 वेक्टर। इसी तरीके से Q3 की वजह से लगने वाला फील्ड वेक्टर हो जाएगा E3 वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से Qn की वजह से लगने वाला जो चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो होगी En वेक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पर कई सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इनका एक रिजल्टेंट निकल कर आएगा। तो ये जो रिजल्टेंट होता है ये हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, वहाँ से हम इसका रिजल्टेंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल चार्ज की वजह से कितना लगता है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्यू चार्ज लिया था, इस क्यू चार्ज के सराउंडिंग में क्यू नॉट चार्ज आ रहा है, तो उसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल ली। यहाँ पे फोर्स अप्लाइड लिखा है, फोर्स अप्लाइड गलत लिखा है, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज Q1 ऑन Q नॉट, ऑफ चार्ज Q1 ऑन Q नॉट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम E वेक्टर। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। E वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर कैप। तो ये जो आर कैप है ये हमें पता चल रहा है कि आर कैप वाले जो भी टर्म्स होते हैं वो सारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो और हमें ये भी पता है कि जैसे सपोज करिए ए कैप एक यूनिट वेक्टर है
तो इसको हम लिखते हैं किस टाइप से, इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता था, इसको लिखते थे हम वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए। 11th क्लास में हमने यूनिट वेक्टर्स का जो चैप्टर पढ़ाया गया था, तो उसके अंदर ये चीज़ हमने बताई थी कि ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मोड ए होता है। तो इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, आर कैप की जगह हम यहाँ पर पुट कर देंगे आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ आर। तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई मोड ऑफ आर स्क्वायर इनटू आर कैप की जगह पुट करेंगे आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मोड ऑफ आर। ठीक है, अब ये मोड ऑफ आर ये यहाँ पर भी है और आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो नीचे में तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आर क्यूब। तो इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट, ये बन जाएगा के क्यू बाई आर क्यूब सॉरी, के क्यूब बाई आर क्यूब और मल्टीप्लाई में हो जाएगा आर वेक्टर। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की इंटेंसिटी को दिखाएगा। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई आर वेक्टर। तो नीचे में आर क्यूब कैसे आ गया, ये इस फार्मूले से इस तरीके से आया है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमें ये जब मल्टीपल चार्ज सिस्टम लिया हुआ है तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन के लिए हमने पहले ही बताया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता था, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता था कि अगर सपोज करिए कि पहले कुलॉम्स लॉ के लिए देखते हैं कि क्या कहता था। कुलॉम्स लॉ के लिए सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कहता था कि इफ़ देयर आर मोर देन टू चार्जेस प्रेजेंट then the net force applied by any charge is equal to the vector sum or algebraic sum of each charges, है ना, is equal to the vector sum or algebraic sum of forces of each charges। तो ये कह रहा है कि हर एक चार्जेस के वेक्टर सम के बराबर होता था उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हम वही सेम काम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर हमें फाइंड आउट करना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे लगने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल होगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होगा हर एक इंडिविजुअल चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लग रहे हैं उन सब के वेक्टर सम या एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम वन बाय वन हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो Q1 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 E1 हो गया और Q2 का चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया। इस तरीके से हर एक का निकालेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 ऑन Q0 ये हो जाएगा के Q1 बाई R1 स्क्वायर R1 कैप। इसी तरीके से Q2 की वजह से हो जाएगा के Q2 बाई R2 स्क्वायर R2 कैप। Q3 की वजह से हो जाएगा के Q3 बाई R3 स्क्वायर R3 कैप। इसी तरीके से चलते चलते जब हम nth चार्ज के ऊपर पहुंचेंगे तो nth चार्ज के लिए हो जाएगा Qn का En इज इक्वल्स टू के Qn बाई Rn स्क्वायर Rn कैप। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करते हुए ये जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं यहाँ पर ध्यान देना, ये हर एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर यहाँ पर वेक्टर है क्योंकि ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया गया है। ठीक है, ओके। तो अब इनका हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का यूज़ करते हुए हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का हम वेक्टर सम कर देंगे। तो वेक्टर सम जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा वेक्टर E इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डैश 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 चलते जाएगा En वेक्टर तक। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया ये बताएगा हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को। और सीधी सी बात है, जब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो En वेक्टर है, E2 वेक्टर, E1 E2 E3 En, ये सभी क्या है एक ही पॉइंट पर ऐड कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अब ये जो हमारे पास में नीचे फॉर्मूला आया है, इसी ई वेक्टर को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको सिग्मा की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस टाइप से, सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n। 1 to n का मतलब हो गया कि आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है और अंदर में आएगा के क्यू आई डिवाइडेड बाई
RI² RI कैप। ठीक है, तो ये इसका सिग्मा की फॉर्म में एक फार्मूला मिल गया। ये सिग्मा की फॉर्म में फार्मूला लिखने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि ये जो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटीज़ हैं इनको हम सिग्मा समेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कहता है कि अगर जब आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे ये हो जाएगा KQ1/R1² R1 कैप। फिर हम उसको प्लस करेंगे I=2 पे, यहाँ पे KQ2/R2² हो जाएगा, R2 कैप हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे जब तक ये n तक ना पहुँच जाए। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता किसी और बात पे। नंबर ऑफ चार्जेस हैं कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने समेशन सिग्मा फॉर्म की जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट कर ली। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे। तो ये एग्जांपल क्या कहता है देखते हैं। एग्जांपल कह रहा है कि सपोज एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये कह रहा है कि सपोज करो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक फॉल करता है या गिरता है। ठीक है, तो सपोज कर लो ये हमने डायग्राम फर्स्ट बनाया हुआ है और ये है इसका डायग्राम सेकंड। ठीक है, तो डायग्राम फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव से चलता है और नेगेटिव तक जाता है, पॉजिटिव से चलता है नेगेटिव तक जाता है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसने दे रखी है, कितनी है, इंटेंसिटी दे रखी है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अभी कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन फॉल करता है यानी कि चलता है और 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है। अब उसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब ये कह रहा है कि अब इसने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ बीन चेंज, डायरेक्शन अब ऊपर से नीचे की ओर आ गया, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। नाउ इट्स सेइंग कंप्यूट द टाइम फॉल इन ईच केस, दोनों के केस में जो टोटल टाइम फॉल होने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। देन कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। चलो इसको सॉल्व करने का हम तरीका देख लेते हैं कि क्या करना है हमें। तो सपोज करो कि हमारे पास में दो चार्ज प्लेट हैं, जैसे डायग्राम फर्स्ट में दिखाया हुआ है कि दो चार्जेस प्लेट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है जो कि यूनिफॉर्म नेचर का है, और यूनिफॉर्म नेचर का उसका मैग्नीट्यूड हो गया 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू F/Q0 के बराबर होती है। तो जब F/Q0 के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ से लगने वाला फोर्स को कैसे हम लिखेंगे, फोर्स को लिखेंगे Q0 × E। फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स को हम लिख सकते हैं Q0 × E से। ठीक है, तो अब साथ ही साथ में ये जो फोर्स है इसको हम ये भी लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वल हो जाएगा Q0 × E के। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है, इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम यहाँ से ए एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा Q0 E डिवाइडेड बाई मास m। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाइए, यहाँ पर हमने क्या लिखा, देखिए यहाँ पर था F = Q0 E था, तो Q0 की जगह हमने ले लिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको रिप्रेजेंट किया हमने स्मॉल e से। नेक्स्ट अगले स्टेप में हमने किया है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पे जो मास लिया गया है वो मास लिया हमने इलेक्ट्रॉन का, तो हमने इसको लिख लिया सबस्क्रिप्ट में e लगा दिया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू a = चार्ज q की जगह स्मॉल e इंटू कैपिटल E। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आ गया E कैपिटल E डिवाइडेड बाई me। तो वही सेम चीज़ है Q0 E डिवाइडेड बाई m। Q0 की जगह स्मॉल e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और m की जगह me
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस हमें 1.5 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या कहती थी, एस इज इक्व डी इज इक्व टू या एस इज इक्व टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास में इक्वेशन बन के आती थी। लेकिन देखो यहाँ पर ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ये पर्टिकुलर पहले किसी स्पीड से चलता हुआ आ रहा था। तो हम मान के चलेंगे कि जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था तब तक इसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो थी। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो वो धीरे धीरे एक्सेलरेट हुआ और 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी। तो जब ये u इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो इसका जो ये वाला फर्स्ट स्टेप है ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें बचेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो जब ये हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर बचा तो इसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल्स टू 1/2 ए टी स्क्वायर। और यहाँ से मुझे टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो t को मैं लिखूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और अंडर रूट ले लूँगा। ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2d डिवाइडेड बाई a, 2d डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो वही सेम काम किया हमने। ये देखिए t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2d डिवाइडेड बाई a। अब a की जो वैल्यू थी वो यहाँ से इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 2d me डिवाइडेड बाई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। यहाँ पर ये जो me है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ना कि मास इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको मैं अलग से और लिख देता हूँ, ये कन्फ्यूज़न मत होना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। ओके, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके, तो अब ये क्या कह रहा है कि ये जो टी की वैल्यू जो आई थी, टी इज इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ऑफ 2d मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ये फार्मूला बन के आया है। यहाँ पे एम ई जो दिख रहा है आपको नीचे में एम ई, ये एम ई क्या है, एम सबस्क्रिप्ट में ई है, मल्टीप्लाई में ई चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इसको एम ई कर लेना है। ठीक है, इस टाइप से। अब आ जाते हैं मेन न्यूमेरिकल पर कि अब क्या, ये हमने फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें जब इस तरह की सिचुएशन दी होगी तो हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम फार्मूला निकालते हैं, लिखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रखी है, दैट इज़ 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। डी दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर में, 100 से डिवाइड कर देंगे या फिर कहेंगे कि 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका दे रखा है 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सभी वैल्यूज़ को ये जो फार्मूला हमारे पास में आया है इस फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो हमें कैलकुलेशन करने से आंसर मिल जाएगा। तो सपोज़ करो ये टी ई है, मैंने कह दिया ये टी ई है, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये टी ई है टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 × 1.5 इंटू डी की वैल्यू 1.5 × 10⁻² इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 डिवाइड करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻19 है, ये पावर में है, 10⁻19 नहीं है, 10⁻19 है, और ये भी 10⁴ है। काफ़ी मिस्टेक्स हो गई इसके अंदर, टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। ओके, इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। 2 इंटू डिस्टेंस जो थी वो थी 1.5 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, ये है 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाई नीचे में आ जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻19 और मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दैट इज़ 2 इंटू 10⁴। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में हमें मिलेगा 2.9 × 10⁻⁹ सेकेंड्स। ये सॉल्यूशन आप खुद से निकालेंगे।
सॉल्व करने के बाद में हमें ये मिलेगा 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इतना कम समय लेगा, 2.9 इंटू 10⁻⁹ का समय लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए था। नेक्स्ट इसी में पूछा है कि बताइए प्रोटॉन के लिए क्या कितना होगा। तो प्रोटॉन के लिए भी सेम काम करेंगे। यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे जो 9.1 इंटू 10⁻31 था, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह मास ऑफ प्रोटॉन पुट कर देंगे, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27। ठीक है। तो जब ये इस तरीके से करेंगे तो हमें प्रोटॉन का जो टाइम है वो हमें कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। तो 10 इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है सिंपली, बाकी सारी चीज़ें सेम रखनी है। तो यहाँ से हमें टाइम मिल जाएगा प्रोटॉन के लिए। अब प्रोटॉन का टाइम भी मिल गया, इलेक्ट्रॉन का टाइम भी मिल गया, तो दोनों को हम चेक कर लेंगे कि किसका टाइम कम आ रहा है, किसके लिए टाइम ज़्यादा आ रहा है। नाउ लास्ट में कह रहा है कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो ये जो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फ्री फॉल के अंदर हम जानते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो इस टाइप से कन्वर्ट हो जाती है कि h इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT²। ठीक है, h इज इक्वल टू हाफ ऑफ GT²। तो यहाँ से भी हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू √2h/g। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, जी की जगह अब यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, जी की जगह पुट कर देंगे स्मॉल ई, जी आ जाएगा, जी इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी सारी वैल्यू पुट करेंगे इस तरीके से। तो सेम प्रोसीजर के साथ चलते हुए हमें ये आंसर मिलेगा। इसका आंसर हमें चेक करना है, ये इतना दो काम 3 काम आपको खुद से करने हैं। ये सॉल्व करके आप मुझे आंसर बताएंगे कि सर कितना आंसर आया। चलिए आज की स्लाइड में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज डेंसिटी की वजह से कितना पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कितना निकलता है, ये सब चीज़ें कैलकुलेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।